चलो शुरू करें। वैसे शुरू करने से पहले आप थोड़े व्यवस्थित बैठ जाओ सब। आगे पीछे बैठे हुए मतलब 8वीं के कुछ बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं और 9वीं के कुछ बच्चे आगे आगे बैठ गए और 11वीं के जो बच्चे हैं बहुत लंबे लंबे से वो भी आगे बैठ गए। ऐसा करो आप पहले सीक्वेंस वाइज सब बैठ जाओ। हालांकि अपनी क्लास में क्लास 8, 9th और 11th के ही बच्चे हैं। 11th में कौन से कुछ बच्चे बायोलॉजी के हैं, कुछ एग्रीकल्चर के। सबसे पहले आप सब व्यवस्थित बैठ जाओ आगे पीछे। बैठ गए? चलो ज्योति तू इस लाइन से हट, थोड़ी सी पीछे बैठ। हाँ दूसरी लाइन वहां बैठ। चलो बढ़िया। यशविंदर सेन तुम थोड़े आगे आ जाओ। अरे पीछे कहाँ बैठे हो, क्लास 11th के साथ थोड़े आगे आ जाओ। ये 9th वाले की। चलो बढ़िया। और तू भी आगे आ जा। क्या नाम क्या तेरा? हाँ भवानी, क्या नाम तेरा? एक भवानी, दूसरा भवानी शंकर। हाँ चलो भवानी तो आगे आ जा। बराबर, वेरी गुड। बराबर हो। लड़कियों में कोई बराबर नहीं। चल दौलत दो लाइन पीछे बैठ। अब ठीक है। कोई ऐसा है जो 11th का बच्चा है जो अभी भी 10th में बैठा है या आगे 8 वालों के साथ बैठा है? साहिल जा तू पीछे बैठ, आगे नहीं बैठना, पीछे पीछे जा। चल वेरी गुड। हाँ विश्वनाथ नाम तू दूसरी लाइन में बैठ, उसके पास नहीं बैठना। तुम और आशीष क्या बार बार गप्पे मारते हो। चलो लगभग बराबर हो। चलो सुबह तू खड़ी होते जा। अब ठीक है, आया ना? चलो अपन शुरू करें। वैसे मैंने कल भाग नंबर 10 पढ़वाया था आपको जैव प्रक्रम में। आज हमारा लास्ट लेक्चर है जैव प्रक्रम, आज पूरा हो जाएगा। कल हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम वैसे मैं शाम तक बोल दूंगा, नहीं तो आप ऐसा करना जो नया टॉपिक शुरू करना है उसका आप कमेंट में नाम लिख लेना कि सर हमारे लिए ये नया वाला टॉपिक शुरू करो। तो हम ले चल रहे हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। 10 भाग हो गए। 11वां भाग, 10वें भाग में हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, और आज भी हम 11वें भाग में थोड़ा बचा हुआ उत्सर्जन तंत्र उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कल वाली क्लास बहुत छोटी थी, वैसे लगभग 57 या 58 मिनट की थी। छोटी थी के सर, छोटी थी कौन 1 घंटो बयान थे। मैं तो राजी गुड़ा 20-25 मिनट वीडियो बनाओ या घना मुना आधे घंटे बनाओ थे तो पूरा घंटे बना रहे हो। फिर भी अधिकांश बच्चों ने वो क्लास ली है और मैं आशा करता हूँ जिसने वो क्लास नहीं देखी वो भी देखेंगे। देखो सीक्वेंस वाइज आप चलते रहोगे तब चीजें समझ में आएगी। यदि किसी ने कल वाली क्लास नहीं ली है तो आज वाली क्लास लेगा कोई मतलब है नहीं। तो पहले आप कंटिन्यूटी के साथ चलो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्लास से बंक नहीं करनी है, क्लास से छोड़नी नहीं है। आप साथ साथ चलोगे तो साथ साथ रहोगे। आप थोड़ा क्या आलस कर देता हो, छुट्टी गाले लेसा परे लेसा तो फिर लारे देखो जिकन वीडियो आवे उधर देख लिया करो। मैं सॉन्ग रूम अपलोड करो लगभग 5:30 या मारे मतलब टाइमिंग की 6 और 7 के बीच में, या तो मान लो 5:30 में लगाए 7:30 के बीच में आवे वीडियो। सॉन्ग देख लिया करो, मॉर्निंग में देख लिया करो। अथी आलस करे मत कि छुट्टी है इनकी इन पर आने। और मैंने बार बार बोला है ग्रुप के अंदर कि 1 तारीख तक आपके सभी क्लास ली हुई होनी चाहिए, प्रॉपर्ली नोट्स बने हुए होने चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे किसी और से मंगवाएंगे फिर कॉपी करेंगे। मैं एक एक चीज पूछूंगा, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। जहां से आप सोचना बंद करते हो मैं वहां से सोचना शुरू करता हूँ। प्रॉपर्ली पूरी क्लास के लेनी है। जो क्लासों के सही ढंग से नोट्स बनाएगा आएगा उसके लिए भी हैप्पी न्यू ईयर। और जो बना के नहीं आएगा और बहाने बनाएगा सर मैं वहां गया था वहां गया था, तो मोबाइल आपके साथ होता है, कॉपी भी आप अपने साथ रखो। आधा घंटा आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। जो नोट्स बना के नहीं आएंगे मैं कह रहा हूँ आपका मैं हैप्पी न्यू ईयर बना दूंगा। 2022 में 1 जनवरी स्कूल खुलेगी नहीं, एक को नहीं आओगे तो दो को, दो को नहीं तो तीन, मतलब पहला सप्ताह आपके हैप्पी न्यू ईयर में निकलेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि आधा आधा घंटे की क्लास है आप लिया करो प्रॉपर्ली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र में कल मैंने आपको बेसिकली किडनी के बारे में बताया था। यदि आपको पूछा जाए किडनी क्या है तब आप बोलोगे हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या काम होता है तो आप बोलोगे सर इसका काम होता है रक्त को छानना या रक्त को साफ करना। उससे किडनी से पहले 1-2 चीजें और बताई थी कि इस भू धरातल पर 3 प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। कुछ अमोनिया का अवशोषण करते हैं, कुछ यूरिया का करते हैं, कुछ यूरिक अम्ल का करते हैं। मैंने इनके फॉर्मूले भी दिखाए थे और कौन कौन से जीव होते हैं इन श्रेणियों में आते हैं उनके उदाहरण भी मैंने आपको दिखाया था। किडनी के बाद मैंने एक पर्सनली इसकी संरचनात्मक इकाई के बारे में बताया था जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। फिर हमने नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि नेफ्रॉन के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक प्याले नुमा या कप नुमा जो आकार का होता है उसे हम बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट, इंग्लिश में बोला जाता है बोमन कैप्सूल। सेकंड भाग था
जिसे हम बोलते हैं वृक्क नलिका या रीनल ट्यूबुल, रीनल ट्यूबुल या वृक्क नलिका। फिर मैंने बताया था जो वृक्क नलिका होती है इसके 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को बोलते हैं हम समीपस्थ कुंडलित नलिका, बीच वाला भाग जो हेयर पिन के आकार का होता है जिसे हम बोलते हैं हेनरी लूप, लास्ट वाला भाग जिसके बारे में बोला था इसको हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब किडनी का जो टॉपिक शुरू किया था किडनी के बारे में, उसमें हमने पहले नेफ्रॉन के बारे में जानने की कोशिश की। अब हम आज पढ़ेंगे मूत्राशय, मूत्र नलिका या मूत्र मार्ग क्या होता है। वैसे कल मैंने ये डायग्राम बनाया था, वैसे वापस देख लो आप। ये 2 किडनियां, ये देखो कप, ये मतलब खांच नुमा आकार देख रही है स्थिति, यहाँ जो आकृति देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं हाइलम। मैंने कल लिखा था इसे हाइलम बोलते हैं। इसी हाइलम से इस किडनी के अंदर कौन जाती है, मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी, रक्त वाहिका और तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं इसी मार्ग से होकर अंदर जाती है। यदि आपको पूछा जाए कि किडनी का कौन सा भाग होता है जहां से रक्त वाहिका उसके अंदर प्रवेश करती है, तब आप बोलोगे हाइलम। क्या हाइलम, ये खांच नुमा आकृति इसे हाइलम बोलते हैं। यहां से मैंने 2 मूत्र वाहिनियां निकाल दी, यही बनाया था मैंने कल। फिर मैंने यहाँ पर एक और स्टिच ऐसे थैले नुमा बनाई थी जिसे हम बोलते हैं, ये है मूत्राशय, मतलब किडनियों में मूत्र का निर्माण होगा, मूत्र वाहिनी से होकर किसके अंदर आएगा, मूत्राशय के अंदर। फिर ये वाला देख रहे हो आप, एक मतलब टाइटली वाला भाग या एक टुचकी के समान भाग, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। ये वाला क्या है, मूत्राशय। मूत्राशय मतलब आशय ऐसा स्थित जहां पे मूत्र संगठित रहता है, एकत्रित हुआ रहता है। ये 2 क्या है, किडनियां। क्या है, किडनियां। वैसे किडनियों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ध्यान रखना मैंने ऐसे बनाए थे कल, आ जाना, ऐसे बनाए थे। देखो होता क्या, वास्तविकता देखें तो हमारे शरीर में रक्त वाहिनी खूब है, धमनी स्रव, तो वहां से घूमती घूमती कोई आती है इसके अंदर, एक नेफ्रॉन के अंदर आई, फिर इसके अंदर कुंडली मारती है, जो आई जो इसके अंदर कुंडली मारती है, मतलब लपेट के चली जाती है। जो कुंडली नुमा जो गुच्छे नुमा आकृति होती है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर यहाँ से रक्त छनता है, छन छन के कहाँ आता है, बहुमन संपूर्ण छन के आएगा, जिसको अपन बोलते हैं पीसीटी, यानी प्रारंभिक कुंडलित नलिका। क्या बोला मैंने, समीपस्थ कुंडलित नलिका, वहां आती है। वहां से फिर आती है हेनरी के रूप में, हेनरी के रूप से आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या, जो छना हुआ रक्त है, जो लिक्विड फॉर्म, दूसरी जो द्रवीय अवस्था होती है वो यहाँ तक आती है। यहाँ तक आने के बाद ये आ जाती है इसके अंदर, यहाँ से जो छना हुआ भाग है वो आ जाता है मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका के अंदर, मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका के अंदर। फिर वहां से जो लिक्विड फॉर्म होती है, द्रवीय अवस्था होती है, वो आ जाती है मूत्राशय में। किसमें, मूत्राशय में। और यहाँ पर इसका संगठन होता है, यहाँ पर एकत्रित होती है। फिर बाद में ऐच्छिक क्रिया द्वारा हम इस मूत्र का हमारे शरीर से त्याग कर देते हैं। सिंपली वापस देखो, ये क्या है, एक नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन कोई घूमती घूमती रक्त वाहिका आई या रक्त नलिका आई, धमनी या सिरा जो भी इसके अंदर आई। अब इसके अंदर घूमेगी, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। मैंने कल बताया था गुच्छे नुमा आकार, ग्लोमेरुलस। जैसे घूमेगी तो ये यहाँ से छनना स्टार्ट होता है, मतलब रक्त यहाँ से छनना स्टार्ट। छनता है क्या, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसके अंदर, खास करके हम मूत्र के रूप में किस अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। हम मतलब स्तनधारी मनुष्य किसका करता है, आशीष चंद्रानी, भवानी शंकर, किसका करते हैं हम भाई, हम हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो द्रवीय अवस्था में अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कौन सा होता है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल। कौन सा, साहिब क्लास 11, लता क्लास 10, करण सेन, यशविंदर सेन, अरे कौन सा होता है, केसर क्लास 8, करण क्लास 8, वेरी गुड, शाबाश। कौन सा होता है, यूरिया। कौन सा, हम यूरिया का उत्सर्जन तो करते हैं, कल मैंने आपके एग्जाम्पल दिखाए थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया का कौन करते हैं, जलीय जीव, यानी मछलियां दूसरी होती हैं जलीय की, तो वो करते हैं अमोनिया का। क्यों करते, क्योंकि उनके लिए निष्कासन के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, पानी के अंदर है तो पानी ज्यादा हो। यूरिया का हम करते हैं, और यूरिक अम्ल का, वेरी गुड, जो स्तन के ऊपर पाए जाने वाले कीट होते हैं जो
पक्षी होते हैं वो किसका करता है? पक्षी किसके करते हैं? यूरिक अम्ल। हम किसका करते हैं? यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला क्या है कोई बताएगा? बेसिक चीजें, यूरिया तो इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? लक्ष्मण दहिया, सुरेश दहिया, क्या जाएगा? लक्ष्मण, एक लक्ष्मण दहिया है 10वीं में, एक लक्ष्मण है, क्या जाएगा इसका आंसर? यूरिया का क्या जाएगा? क्लास 9 में कौन बताएगा? वैसे नए बच्चे आए क्लास 9 में, क्या नाम है लड़कियों के? वैसे एक मूली करके नाम है शायद, पुष्पा करके, यशविंदर सेन करके, और कौन से नाम है, मैं नाम तो वैसे भूल गया। कौन बताएगा यूरिया का? कौन बताएगा? वेरी गुड, शाबाश। क्या होता है? NH2CO NH2, ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का, ध्यान रखना। और इसके बारे में एक और चीज मैंने लिखाई थी, प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला यौगिक कौन सा था? यूरिया। वैज्ञानिक ने यही बनाया। यूरिया का DAP यूरिया जो खेत में नाम वो है, ठीक है। चलो मैं अब कौन था, भूल गया। तो हम जो द्रव अवस्था में जिस अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं वो यूरिया होता है। यहाँ से छलता है, यूरिया छल के आएगा इसके अंदर, फिर किडनी से आएगा मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से आएगा मूत्राशय में, फिर इसका निष्कासन किया जाता है। हमने किडनी के बारे में जाना था कल, अब आज हम जानेंगे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। बढ़िया आगे। चलो अब ऐसा करो, आप हेडिंग डालो मूत्राशय, हेडिंग डालो, मतलब यहाँ पे लिखो आप मूत्राशय, और इसके बारे में हम लिखते हैं। लिखे? याकूब आया ना, करे शुरू। क्लास 10 के बच्चों, रोशन, याकूब और कौन से नाम मैं भूल गया, सदाम हुसैन। वेरी गुड, सदाम वैसे आप पढ़ने लग गया, अच्छा लगता है। गाड़ी आपकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है, खास करके बहुत से बच्चे, मुझे लग रहा है बीरबल भी पढ़ने लग गया है, और याकूब वैसे क्या नाम, मैं नाम वैसे भूल गया, एक और इरफान करके, वो वैसे पढ़ता है, शायद पढ़ने लग गया होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने लग गए हैं। क्लास 11 में एक लड़का है मुकेश कुमावत करके, एग्रीकल्चर, वो भी पढ़ने लग गया। तो अच्छा लगता है कि जब आपकी पटरी से गाड़ी उतरी हुई होती है, वापस ऊपर चढ़ती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। खास करके सदाम हुसैन को बोलता हूँ, बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे मेहनत करते रहो तुम। चलो अब आप हेडिंग डालो मूत्राशय, और आगे टिक करके आप लिखो मूत्राशय के बारे में क्या होता है, लिखो। मूत्राशय मतलब ऐसा आशय जिसके अंदर मूत्र का संग्रहण हो, मतलब थैले नुमा संरचना होती। चलो लिखो इसमें, यह एक पेशीय, यह एक पेशीय, पेशीय मतलब मसल्स के समान ऐसे, यह एक पेशीय थैली नुमा संरचना है। मूत्राशय कैसी है? थैली नुमा संरचना है, थैली नुमा संरचना है, जो वृक्क से आने वाले मूत्र का, जो वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, हिंदी में बोलते हैं वृक्क, इंग्लिश में इसके बोलते हैं किडनी, जो वृक्क से आने वाले मूत्र का भंडारण करता है, जो वृक्क से आने वाले मूत्र का भंडारण करता है। सिंपली मैंने डायग्राम बना के ऐसे समझाया था, किडनी से आएगा ये मूत्रवाहिनी, फिर इसके अंदर ये संग्रहित होगा, ये बताया था। चलो, जो वृक्क से आने वाले मूत्र का भंडारण करता है, यहां तक आगे देखो। यह नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती लगभग इस आकार की होती है, नाशपाती जी ऐसा होता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। कौन? मूत्राशय। आगे देखो, मूत्राशय मूत्रण में मदद करता है, मूत्राशय मूत्रण में मदद करता है, तथा 400 से 600 ml, 400 से 600 ml, 400 से 600 ml यानी मिलीलीटर ml, लगभग मैं 400 से 600 बोल रहा हूं, इसका मतलब लगभग आधा लीटर। 1 लीटर में 500 ml होता है, तो इसमें लिखो, तथा 400 से 600 ml मूत्र वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। 400 से 600 ml मूत्र वृक्क से, वृक्क मतलब किडनी से,
वृक्ष से मूत्राशय में उतरता है। मोटा मोटा सा मूत्राशय के बारे में तो खूब है। अब आगे हेडिंग डालो मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी भले आप इसे मूत्र वाहिनी बोलो या मूत्र नलिका बोलो, मूत्र वाहिनी बोलो या इसे आप मूत्र नलिका बोलो। हेडिंग डालो मूत्राशय मतलब खूब है, मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका सेम है। देखो इसमें किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक, किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक परिवहन, मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य जिस नलिका द्वारा, परिवहन करने का कार्य जिस नलिका द्वारा संपन्न किया जाता है, संपन्न किया जाता है उसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, उसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। वापस बोलो, मूत्र वाहिनी में आपको लिखना है किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य जिस नलिका द्वारा संपन्न किया जाता है उसे मूत्र वाहिनी कहा जाता है। वयस्कों में यानी जवान जो व्यक्ति होते हैं वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, लंबी हो सकती है। वयस्कों में, जो वयस्क होते हैं यंग, वयस्कों में इसकी लंबाई कितनी होती है? वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। कौन? मूत्रवाहिनी। चलो अब लास्ट पॉइंट है, आप लिख लो मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। नया पॉइंट डालो मूत्र मार्ग लिखो इसमें। देखो हमने कल किडनी के बारे में जाना, फिर हमने नेफ्रॉन पढ़ा, आज हमने मूत्राशय पढ़ा, मूत्रवाहिनी पढ़ी, अब लास्ट पॉइंट है पढ़ रहे मूत्र मार्ग। इसमें देखो मूत्र मार्ग मार्ग, यह एक नली नुमा संरचना है। इसमें लिख रहे हो आप मूत्र मार्ग में, आगे तीर का साइन लगा के देखो इसमें, यह एक नली नुमा संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहरी भाग तक, जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहरी भाग तक परिवहन करती है, बाहरी भाग तक परिवहन करती है, परिवहन करती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मूत्र मार्ग में स्टार्ट से देखो, यह एक नली नुमा संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहरी भाग तक परिवहन करती है। पुरुषों में यानी जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में यह मार्ग, कौन सा? मूत्र मार्ग। पुरुषों में यह मार्ग लिंग से जुड़ा होता है, लिंग से जुड़ा होता है, लिंग से जुड़ा होता है, तथा स्त्रियों में यह मार्ग योनि से जुड़ा होता है, स्त्रियों में यह मार्ग योनि से जुड़ा होता है। पुरुष में किसमें होता है? लिंग से या पेनिस से, स्त्रियों में योनि या वेजाइना से जुड़ा होता है। ये था मोटा मोटा सा मूत्र मार्ग के बारे में। लगभग टॉपिक पूरा हो गया है, एक थोड़ा सा सब टॉपिक बचा, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं, फिर बाद में आज के लिए क्या लगभग से प्रक्रम पूरा। चलो एक नया, यहाँ तो ठीक, अब एक नया हेडिंग डालो, मतलब अलग से लिखना है, इसमें नहीं है, अलग से, मतलब 2-3 लाइनें छोड़ के एक बड़ा सा हेडिंग डालो, उत्सर्जन में। टॉपिक उत्सर्जन के अंदर है, लेकिन किडनी दूसरी थी, मूत्र मार्ग पूरा हो गया। अब नया हेडिंग है, 2-3 लाइनें छोड़ के लिखो, उत्सर्जन में प्रयुक्त, उत्सर्जन में प्रयुक्त होने वाले अन्य अंग, मतलब हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, यानी हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। वो कौन से अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला हेडिंग डाल दो आप,
उत्सर्जन में प्रयुक्त होने वाले अन्य अंग। चलो अब मैं लाइन बोल रहा हूं, आपको लिखनी है सीधी। किडनी के अलावा, इसके अंदर लिखो, किडनी के अलावा हमारे फेफड़े, किडनी के अलावा हमारे फेफड़े, कोमा त्वचा, कोमा यकृत, फेफड़े, कोमा त्वचा, कोमा यकृत, यकृत यानी लीवर, जिगर इसे बोलते हैं। किडनी के अलावा हमारे फेफड़े, त्वचा, यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। किडनी का तो आपने समझ लिया, अक्सर यूरिया बढ़ता है उसे हम बाहर निकाल दे। सर फेफड़े, त्वचा और यकृत कैसे? फेफड़ों का पहले आप समझ लो। फेफड़े देखो, मैं कह रहा हूं मेरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। बढ़ती है कब बढ़ती है? जब मैं बाहर से ऑक्सीजन लेता हूं, भोजन को जलाता हूं, भोजन से मुझे ऊर्जा मिलती है। साथ में एक गैस बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए हानिकारक है, इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। यदि शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी कोशिकाएं मर सकती है। यदि किसी भी जीव की कोशिकाएं मर गई, इसका मतलब वो जीव मर गया। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो किसकी सहायता से निकाल दे? फेफड़ों की सहायता से निकाल दे हम। इसका मतलब फेफड़े भी हमारे उत्सर्जित अंग के समान काम करते। त्वचा, त्वचा मतलब देखो आप थी गर्मी में कदे दौड़िया किया होशो, गर्मी दिन में ईद की करो, छुट्टियों में लूचो कुत्ता लाले दौड़ो करो उल्टा था देखा होशो। या गर्मी में हिना नहीं को करो, जैसे गांव में 2-4 दिन तो करो ही हिना, तो था देखा होशो। और ये हाथ की जगह या भागता हो पाँव वाली जगह, पाँव होते वहां पे, तो आप तुम देखना कि कुछ सफेद सफेद टाइप के कुछ पदार्थ जमा हुए होते हैं। हुए कौन ही कपड़ा में लागोड़ा से, पग माथे लागोड़ा, तो वो क्या होते हैं? वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से निकालना आवश्यक होता है। होते कौन कौन से वो मैं लिखूंगा, उनको कौन करता है? त्वचा। यकृत भी कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसे हम बोलते हैं बिली रूबिन, बिली वर्डिन, उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? यकृत। अब लिखो आगे इसमें, आपने यहां तक तो लिख लिया। किडनी के अलावा हमारे फेफड़े, त्वचा, यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। अब आगे लिखो, खड़ी लाइन लगा के आगे लिखो, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यकृत, यकृत, यकृत बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, यकृत बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यकृत बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आदि का, आदि का, आदि का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। मल के साथ यानी अपशिष्ट मैटर, मल के साथ उत्सर्जित करने में मदद करता है, मदद करता है। चलो हमने फेफड़े के बारे में जान लिया, यकृत के बारे में जान लिया, अब त्वचा के बारे में। अब इसमें लिखो, त्वचा नमक, त्वचा नमक, कोमा यूरिया, कोमा लैक्टिक अम्ल। देखो त्वचा नमक, कोमा यूरिया, कोमा लैक्टिक अम्ल आदि का, आदि का पसीने के साथ उत्सर्जन करती हैं। नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल, इसका मतलब हमारे पसीने में यही होता है। जो तुम जमे हुए सफेद सफेद देखते हो, नमक तो होता है। इसका मतलब त्वचा नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल का पसीने के साथ उत्सर्जन करती है। अब देखो लैक्टिक अम्ल नाम सुना है? सुना है लैक्टिक अम्ल? कहाँ सुना है? सुना है नहीं सुना? लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूसरा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सुना है? जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। और क्या सुना है? जो भी सुना हो आप कमेंट कर देना। इसके अलावा
चलो, उत्सर्जन तंत्र आपका पूरा हो गया। वैसे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपके सिलेबस में इतनी है नहीं लंबी चौड़ी, तो यहाँ तक आपके लिए खूब है। जैव प्रक्रम के 11 भाग हो गए, यहाँ तक हो गया पूरा, यहाँ तक आप लिख लेना। कल हम नया भाग शुरू करेंगे। आप बोलना मैं केमिस्ट्री का करूं या बायोलॉजी का करूं या फिजिक्स से संबंधित, आप कमेंट कर देना, वो मैं टॉपिक शुरू कर लूंगा। आपसे फिर से मैं कह रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। फिर भी एक बार मैं अंत में आपको वापस धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप बहुत बढ़िया क्लास ले रहे हो और चैनल को बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हो। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना खूब है, जाओ घर, थैंक यू।